सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 की जो इस बार बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है मार्च में, उसके पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो हमने स्वयं तैयार किया है और अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है ये तैयार करके हल सहित आप तक भेज रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें। हमने पूरा प्रयास किया है कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न उस प्रारूप के अंदर जो पिछले बार के पेपर थे उनके अंदर आ चुके थे, उनको हमने हटा के या जो इम्पोर्टेंट थे उनको रख के, और जो बोर्ड ने अभी साइट के ऊपर मॉडल पेपर डाला था उन सबको ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। पूरा देखिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो पहला खंड रहेगा, खंड ए, उसके अंदर जो पहला प्रश्न रहेगा उसके अंदर अवसद के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा है 18वां कूटनीतिक सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? अजरबैजान में। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देशों में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र समूह का भाग नहीं था? तो धुरी राष्ट्र समूह का भाग कौन नहीं था? धुरी राष्ट्र समूह का भाग फ्रांस नहीं था। ये तो धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली, जापान। फिर सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। इसके बाद में अगला प्रश्न सोवियत संघ के संदर्भ में आघात पहुंचाकर उपचार करना। बहुत शानदार नीति थी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस नीति को क्या नाम दिया गया था? शॉक थेरेपी नीति। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं शॉक थेरेपी नीति क्या है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में। तो आप दक्षेस के देशों के नाम ये भी ध्यान में रखें। इसके बाद में 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या, तो ये है 193। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रासायनिक हथियार संधि 1992 के संक्षिप्त नाम से? तो ये है CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन। और अगला है प्रश्न भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो जो शुरुआत में जो नीति अपनाई थी उसमें कौन सा विचार शामिल नहीं था? सहकारी खेती का। इसके बाद में शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? ये 1972 के अंदर जो बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, यानी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता। और ताशकंद आपको ध्यान है, ताशकंद कब हुआ था? जब पहली लड़ाई 65 में हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसके बाद जो समझौता होता है वो ताशकंद था। तो शिमला के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ताशकंद में शास्त्री जी थे। फिर अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। फिर 1977 के चुनाव के बाद बनी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1977 के बाद में जो सरकार बनी थी उसका प्रधानमंत्री कौन था? पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो आजकल इसको क्या नाम से बोलते हैं? एनडीए जिसकी आज सरकार है ना, वही एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो ये बीजेपी के साथ जो अलायंस की पार्टी है ये सब मिलके एनडीए कहलाती है। तो इसकी सरकार कब नहीं बनी थी? तो इसकी सरकार 1989 में नहीं बनी थी। देखो 99 में तो बनी थी, 2014 में बनी थी, फिर 19 वाली अभी चली रही है। तो ये हो गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 ये खालिस्तान के हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी, तो आपको पता ही है ये कितने हैं? ये तो 5 सदस्य हैं, ठीक है, स्थायी। और ये कितने हैं? ये अस्थायी सदस्य 10 हैं, ठीक है। तो ये आप पांचों के नाम भी ध्यान रखना। ये फिर अगला है पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया था? ये किस पे जोर दिया था? कृषि के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें खालिस्तान में क्या आ जाएगा? कृषि। फिर अगला है भारत ने खालिस्तान के मई में पहला परमाणु परीक्षण किया। तो ये पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? आपको ध्यान है ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, 1900 आप बता सकते हैं 74 के अंदर, ठीक है। तो ये पहला परमाणु परीक्षण हो गया। फिर इसके बाद में जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में विलय के पश्चात अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत खालिस्तान उसे अस्थायी स्वायत्ता देने की सहमति बनी थी? तो ये कौन सा अनुच्छेद उस टाइम में संविधान में जोड़ के उसको अस्थायी स्वायत्ता दी थी?
370, और इसको अभी 2019 से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये अभी ध्यान में रखना, 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर जब भारत में मिला था तो उसको अस्थायी स्वायत्ता दी गई थी। फिर अगला प्रश्न है, वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किस किसने समर्थन दिया था? ये खालिस्तान, दो पार्टियों ने समर्थन दिया था। तो यहाँ तो बीजेपी और यहाँ है वाम मोर्चा। ध्यान देना, ये वीपी सिंह की जब सरकार बनी थी 1989 में, तो उस टाइम में बीजेपी और वाम मोर्चा दोनों एकदम विरोधी पार्टियों ने उस टाइम में वीपी सिंह को समर्थन देकर सरकार बनवाई थी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। फिर पहला आम चुनाव में भारतीय पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। जो 1952 में चुनाव हुआ था ना, 1952 का पहला चुनाव, तो उसमें दूसरे नंबर पर पार्टी कौन सी थी? भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर की थी, ठीक है। ये तो हो गए आपके अबसदा के और खालिस्तान के। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आपको एक एक शब्द या एक लाइन पंक्ति के अंदर आपको जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न है, बाल्टिक गणराज्य में कौन से देश हैं? ये वो ही देश है जो कोई जमाने में सोवियत संघ के भाग थे। तो इसमें एक तो है आपके एस्टोनिया, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, और एक है आपके लताविया, तो आप समझ लें, एक है लिथुआनिया। तो ये 3 देश है, तो ध्यान रखना, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। फिर अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुछ एक बच्चों का ही सही हो पाता है, और संभावना है इस बार विवादित एरिया है। और ये प्रश्न है, नगर्नो काराबाख विवाद क्या है? नगर्नो काराबाख विवाद एक्चुअल में, ये नगर्नो काराबाख जो है ना, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये अजरबैजान का एक प्रांत है, और यहाँ पर कुछ लोग जो आर्मेनियाई मूल के हैं, यानी आर्मेनियाई, वो क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि हम अजरबैजान से अलग होके और आर्मेनिया में मिल जाए। ये है विवाद यहाँ, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्तमान में सोवियत संघ के कौन से 2 महत्वपूर्ण देशों के मध्य साल भर से संघर्ष चल रहा है? तो आप जानते हैं, एक तो यूक्रेन है और एक साइड में रसिया है। इन दोनों के बीच में ये जो संघर्ष है साल भर से ज्यादा चलता आ रहा है। और 9/11 की घटना कौन से संदर्भ में हुई थी? तो 9/11 की घटना आपको पता है, ये 9/11 एक्चुअल में ये क्या है? 11 सितंबर है, 11 सितंबर। और कब हुई थी? आपके 2001 में हुई थी, 2001 में ये घटना हुई थी। और ये अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के ऊपर जो अफगानिस्तान के तालिबानी थे, उन्होंने अटैक किया था, ये घटना है। इसके बाद में अगला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये एक्चुअल में क्या था? इराक के ऊपर एक गठबंधन ग्रुप अमेरिका के नेतृत्व में, उन्होंने इराक पे हमला किया, और ये इसको पहला खाड़ी युद्ध के नाम से भी जान सकते हैं। फिर UNFCCC 1992 क्या है? एक्चुअल में ये क्या है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित यूएनओ का एक नियमाचार है, यानी ये क्या नाम समझ ले, इसका नाम क्या होगा? यूनाइटेड, ठीक है। पहले यू से यूनाइटेड, फिर एन से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। और फिर आपके कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपके बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है, तो इसको तो आप कर लेंगे, कोई ज्यादा, यानी ये वैश्वीकरण का एक प्रभाव है, और इससे सारे देश जो है ना आपस में जुड़ रहे हैं, विभिन्न तरह की गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर WSF क्या है? ये प्रश्न आ जाए ना, ऐसे तो सभी के सही नहीं हो पाते हैं। तो आप देखें, ये एक्चुअली वर्ल्ड सोशल फोरम है। क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम है। और इसमें क्या है कि आपके क्या कर रहे हैं, ये जो नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक मंच है, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन के अग्रणी राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं के नाम है। भारतीय BKU, भारतीय तो इसका पुराना जो नेता है ना, एक तो इसमें महेंद्र सिंह टिकैत हो गया, युद्धवीर सिंह, और आजकल राकेश टिकैत, ये नाम जो है ना आप ध्यान में रखें। तो ये BKU भारतीय किसान यूनियन जो है, इसके अग्रणी नेता है। तो ये आपके छोटे वाले प्रश्न हो गए, कुछ और प्रश्न भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे जो प्रश्न है।
प्रश्न नंबर छोटे में 11 नंबर प्रश्न आ गया। दलित पैंथर्स के जो मुद्दे हैं, दलित पैंथर्स के मुद्दे तो आप समझते हैं, ये दलित समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं और उनको शिक्षा देना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, उनको रोजगार के मुद्दे, ये सारे मुद्दों को लेके ये दलित पैंथर्स जो है ना, कई संगठनों का एक ग्रुप है ये दलित पैंथर्स। फिर अगला और जो छोटे वाला का लास्ट प्रश्न है, विश्व की साझा विरासत का क्या अर्थ है। विश्व की साझा विरासत तो सीधी सी बात है, यानी ऐसी संपदा और जिस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि बहुत सारे देशों का अधिकार है, ठीक है, वो साझी विरासत है। जैसे ये हवा है, नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, ये सब की है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, देखो ये आगे अपने 2-2 नंबर के, ठीक है, और ये 50 शब्दों में आप इनका आंसर करें। फिर देखो पहला प्रश्न इसका है, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में मौजूद किन्हीं 2 अवरोध। तो ये 2 अवरोध आप एक तो मान लो कि अमेरिका की जो संस्थागत बनावट है वो एक बड़ा अवरोध है, ठीक है। और एक अगर माने अपन है तो वो क्या है कि अमेरिका समाज की जो उन्मुक्त प्रवृत्ति है ये भी एक बड़ी रुकावट है। और एक अगर देखें तो नाटो खुद ही है। ये 3 जो अवरोध हैं, आप 2 ही लिखेंगे इसमें। फिर अगला है पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी घटनाएं है। पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में तो सीधी सी बात है, आतंकवाद है, वहां पर अस्थिर जो सरकारें हैं और वो सरकारें भी अलोकतांत्रिक हैं, तो ये सारी बातें आप लिखते हैं। फिर बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण में भारत का योगदान। अब बांग्लादेश बनाई 1972 में भारत की मदद से, जब लड़ाई हुई और भारत में उस टाइम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उन्होंने जिस प्रकार से मदद उपलब्ध करवाई, मुक्ति मोर्चा, मुक्ति सेना भेजी और उस संघर्ष में पाकिस्तान हारा और बांग्लादेश बना, ये पूरी कहानी आप लिखें। ये अच्छा प्रश्न रहेगा, ये है मिलान करने वाला। तो मिलान करने में देखो UNHCR किससे रिलेटेड है, ह्यूमन राइट से, तो ये आपके मानवाधिकार। WHO ये हेल्थ स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड हो गया। यूनिसेफ तो आपको पता ही है, यूनिसेफ से बच्चों को सेफ सुरक्षित करना बालकोष। और यूनेस्को ये आपके जो शैक्षिक सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनका संरक्षण, उनको सेवाएं उपलब्ध करवाना, उससे रिलेटेड है। तो काफी अच्छा पेपर हमने तैयार करके आप तक साझा करने का प्रयास किया। देखो आप ये सारा सभी तक शेयर करें। काफी दिन से हमने कोई वीडियो नहीं तैयार किया था, अब हमने ये विचार किया कि अब परीक्षा का समय आ गया, आप तक वीडियो बहुत सटीक बना के भेजें और परीक्षा से पहले आपको एक वीडियो और मिल जाएगा इसका, और कोशिश करेंगे और भी ज्यादा मिल जाए, लेकिन 2 मॉडल पेपर तो हम आप तक भेजेंगे जरूर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 2 नंबर वाले में है, किसी देश की सरकार के पास बाह्य सुरक्षा हेतु पारंपरिक धारणा के अनुसार कौन से 2 महत्वपूर्ण विकल्प है। तो इसमें देखो एक तो 2 की बात कर रहे हैं ना, तो देखो एक तो अगर बाह्य सुरक्षा की बात करें तो आत्मसमर्पण, सीधी सी बात ये है, लड़ाई हो जाए तो आत्मसमर्पण कर लो, ठीक है। और दूसरा, अगर युद्ध के हमले को इतना बड़ा करके दिखा दो कि अगला वो वैसे ही टेंशन में आ जाएगी, यार इसकी हालत तो खराब होगी, और फिर भाई लास्ट में तो अपनी रक्षा करनी है। ये 3 है, 2 लिख दो इनमें से। फिर पर्यावरण के मसले में भारत का पक्ष है। भारत कर क्या रहा है, अभी तक तो कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन आप जैसे किताब में वो लिखो। अभी इसमें 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत ने हस्ताक्षर कर दिए और इसके अंदर भारत ने तय किया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस लेवल तक कितना कम करना है, ये सारी बातें यहाँ पर तय हुई है। फिर वैश्वीकरण की अवधारणा को आप समझा देना, ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व आपस में जुड़ गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में क्या चुनौतियां रही। ये बड़ा शानदार प्रश्न रहेगा। तो इसमें जो चुनौतियां रही हैं, आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के अंदर जो चुनौतियां आई हैं, तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि देश को एक रखना एक बड़ी चुनौती थी, है? और उसके बाद में वहां पर यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, एक नियोजित विकास करने की। ये 3 थी, तो आप इनमें से उनका उल्लेख कर दें। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई, तो अब ये लोकप्रियता का कारण क्या मानते हैं आप। तो लोकप्रियता का देखो, एक तो सबसे मेन तो था इनका गरीबी हटाओ का नारा,
फिर एक जो इनका जो प्रिवी पर्स राजा महाराजाओं को दे रखी थी ना, वो इंदिरा गांधी ने खत्म कर दी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बहुत सारे काम ऐसे थे जिसके कारण 1970 के दशक में इंदिरा गांधी काफी लोकप्रिय हुई। फिर प्रश्न नंबर 13, नेहरू के पश्चात राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती को क्या लोकतांत्रिक ढंग से हल किया गया? नेहरू की मृत्यु हो गई और उसके बाद में जो स्थितियां बनी, तो उन स्थितियों में किस प्रकार से हैंडल किया गया? तो ये काफी अच्छा प्रश्न और काफी सटीक 1964 में नेहरू की मृत्यु होने के बाद में, और वहाँ जो कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष उस टाइम में थे कामराज और इन्होंने सबने मिलकर देखो निर्विरोध शास्त्री जी को अध्यक्ष बना दिया, यानी नेता बना दिया, और फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। कोई हंगामा नहीं हुआ। ये सारी बात लिखना आप। फिर प्रश्न नंबर 14, क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाहियों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आएगा, 100% आएगा ये प्रश्न। तो आप भैया आजकल देखो आंदोलन है, विरोध है, तो ये होने से लोकतंत्र को एक नया करने की, और जो कर रहे हैं उसको पीछे मुड़ के देखने का मौका मिलता है कि क्या हमने गलत कर दिया, क्या और करना है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, ये लिखे आप। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों में उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से विविधता में एकता। तो ये भी काफी अच्छा है। अलग अलग एरिया में, साउथ में अलग तरह के मुद्दे हैं, पूर्वोत्तर में अलग तरह के मुद्दे हैं, नॉर्थ में अलग तरह के मुद्दे हैं। तो इन सारे क्षेत्रीय एरिया मांगों को शामिल करना देश की नीति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इससे तो सहमत हैं, और आप इसके अंदर जो भी विभिन्न एरियाओं के मुद्दे हैं एक एक दो लेके आप लिखते हैं। और फिर सिक्किम का भारत में विलय, तो सिक्किम भारत में कब मिला था? ये काफी अच्छा है। तो इसमें देखो सिक्किम की स्थिति क्या थी एक्चुअल में, जब देश आजाद हुआ था ना, तो ये उस टाइम एक शरणागत की स्थिति में था, और इसका रक्षा और विदेश मामला भारत सरकार संभाल रही थी, और बाकी खुद संभाल रहे थे। यहाँ राजा जो थे वो चौग्याल राजा थे, और फिर वहाँ थोड़ा सा राजा और प्रजा के बीच में आपस में अविश्वास था, और बाद में भारत सरकार ने वहां पर मदद भेजी, और इस तरह से काफी हंगामे के बीच में 1975 के अंदर ये इंडिया में ही शामिल हो गया था, तो पूर्ण विलय हो गया था। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो आप देखो ये छोटे वाले प्रश्न, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमने सारे तरह के डाटाज को तैयार किया, देखा, ब्लूप्रिंट को देखा, पुराने पेपर को देखा, वर्तमान परिदृश्य को देखा, तब ये आप तक शानदार पेपर बना के भेजने का प्रयास हमने किया है। आप देखें, सब तक भेजें इसको। फिर जो 3-3 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो 3-3 नंबर में जो पहला प्रश्न है, नियोजित विकास की राजनीति के शुरुआती कदमों को क्या मुख्य परिणाम थे? तो इसके 3 आपको फैक्ट्स लिखने हैं। तो नियोजित विकास हुआ शुरू में, तो इसमें 3 जो विवरण, 3 बिंदु, एक तो बुनियाद बनी, ठीक है, बुनियाद बनी, और एक भूमि सुधार के जो काम हुए वो शुरुआती कदम, एक हरित क्रांति की, ये तीनों का विवरण आप डाल दें। फिर अगला है पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। पाकिस्तान के साथ जो भी, जैसे 65 की लड़ाई होती है, उसके बाद में 71 की लड़ाई है, 99 का कारगिल, इन तीनों का विवरण, और शांति की स्थितियां बीच बीच के अंदर विभिन्न जो दौरे हुए हैं नेताओं के, प्रधानमंत्रियों के, तो उन सारों का विवरण। केशवानंद भारती का केस है, इसका पूरा विवरण लिखना। केशवानंद भारती का बड़ा इंपॉर्टेंट है केस है, ये है। तो ये कब का है? ये 1900, ध्यान देना, ये 1973 का मामला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तक सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं में इस केस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न रहे हैं, और ये केस संविधान की व्याख्या से रिलेटेड है, यानी संविधान का बुनियादी ढांचा बरकरार रहेगा, ये बात इस केस से तय हुई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। फिर इसके बाद में 20 नंबर प्रश्न, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका और नए बदलाव के रूप में आप कैसे समझते हैं? लोकल एरिया के अंदर पार्टियां, जैसे कर्नाटका के अंदर पार्टी है, बीजू जनता दल है, आपके बंगाल के अंदर ममता की पार्टी है, इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना है, इसके अलावा और पूर्वोत्तर के अंदर छोटी छोटी पार्टियां हैं, साउथ में कई पार्टी। इन पार्टियों की बदौलत ही केंद्र के अंदर सरकार स्थापित हो रही है, होती आई है और होंगी। तो ये सारी बातें आप, ये एक कि प्रांतीय दलों की भूमिका को नकार नहीं सकते, इनका रोल काफी बढ़ गया, ये सारी बातें इसमें लिखेंगे। फिर निबंधात्मक बड़े बड़े प्रश्न 4-4 नंबर के,
तो ये प्रश्न देखो पहला शीत युद्ध का, ये तो शीत युद्ध से रिलेटेड तो बात आएगी, कंफर्म है। शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, तो आप शीत युद्ध का पूरा विवरण डाल दें तो आपको पता है शीत युद्ध के अंदर क्या स्थितियां हुई थी, इसके दायरे क्या क्या थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर, तो आप देखो शीत युद्ध के अंदर वो सारी चीजें जो यूएसए और सोवियत खेमे के बीच जितने भी तरह के अलग अलग एरियाओं के अंदर जो विवाद इश्यू चल रहे थे वो सारा, और ये पता आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दोनों के बीच में जो इनडायरेक्ट एक विवाद था, इसके अंदर अगर दायरों की बात करें तो क्यूबा का जो संकट आया था वो भी, कोरिया, बर्लिन, कांगो का संकट, वियतनाम, अफगानिस्तान संकट, ये सब इस दायरे में आ जाएंगे। फिर गुटनिरपेक्षता के संस्थापक कौन थे, अथवा में आ गए ना, 4 नंबर वालों में अथवा भी रहेगा, तो आपके पास विकल्प रहेगा। अच्छा, तो हमने वो पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग दिया, जिस पार्ट से बड़ा प्रश्न आएगा, 4 का आएगा, 3 का आएगा, वो पूरा अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है। आप निश्चिंत रहें, ये पेपर आपको 100% बहुत बेहतरीन अंक दिला देगा। सब तक भेज दें इसको। तो गुटनिरपेक्षता की संस्थापकों में कौन है, एक तो देखो अपने जवाहरलाल नेहरू ही, फिर आपके युगोस्लाविया के टिटो थे, और फिर मिस्र के नासिर, और इंडोनेशिया के सुकर्णो, और घाना के एनाक्रुमा, ये लोग मिलके और ये गुटनिरपेक्षता आंदोलन की संस्थापना करते हैं। तो और फिर ये नेहरू का विचार, ये पलायन की नीति नहीं, इस पे भी लिख देना कि ये ऐसा नहीं कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, किसी से भी बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पलायन ही कर गए। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमने विभिन्न इस गुट के देशों के साथ समझौते भी किए हैं और विभिन्न तरह के व्यापार और विदेश संबंधी स्थापित किए, वो सारी चीजें लिखी। फिर चीन के साथ भारत का संबंध है, वो लिख दे पूरा। तो चीन के साथ संबंधों में जैसे 1950 में तिब्बत को हड़पा चीन ने, और भारत उस टाइम में बोला और विवाद हुआ, फिर लड़ाई हो गई। थोड़े दिन बाद में 62 की चीन के साथ लड़ाई हुई है, और उसके बाद में 88 में राजीव का दौरा भी हुआ है। फिर अरुणाचल का विवाद चल ही रहा है, अरुणाचल में चीन अपना दावा करता है, और पेंगोंग झील का विवाद भी हुआ था। तो ये काफी बातें हैं, तो ये सारी चीज आप लिख दें। फिर क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य, तो ये क्यों बना रहे हैं क्षेत्रीय संगठन, और क्षेत्रीय संगठन अपने क्या उद्देश्य रख रहे हैं, तो उस एरिया से जुड़े हुए जो टारगेट्स हैं उनको लेके संगठन बन रहे हैं। और अपने यहाँ आसियान लोकल में है इसकी स्थापना, और इसका विजन 2020 है। तो ये जो है काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो आप इसको देखें, जरूर देखेंगे इसको डिटेल, क्योंकि अपन यहाँ काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट ही ले रहे हैं। फिर ये अंत में आ गए हम आज़ादी के समय देश के सामने चुनौतियां, ये हमने पहले भी देख लिया था। एक तो वही एकता अखंडता सुनिश्चित रखना, एक बार लोकतंत्र बनाना, और फिर नियोजित विकास, ये एक बड़ी चुनौती थी। फिर राज्य अथवा में राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बन जाता है, ठीक है ना। और फिर ये भाषा के आधार पर जो राज्यों का विभाजन करना, ये जैसे इसके अंदर जो पहला काम मद्रास को डिवाइड करके तमिलनाडु और आंध्रा बना था, और इसके लिए जो आंदोलन हुआ था आपको पता है, वो पोटी श्रीराम मल्लू 56 दिन की हड़ताल के बाद में इनका देहांत हो गया था। तो ये कुल मिला के बातें हैं। इस वीडियो को हमने शॉर्ट से शॉर्ट लेके और आप तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाने का प्रयास किया है। सब तक भेजें, अच्छा वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो आपको परीक्षा में एक आधार प्लेटफॉर्म तैयार कर देगा, जिसके ऊपर चल के आप बहुत बेहतरीन नंबर ले आएंगे। सब तक भेज दें, हम अगला वीडियो जल्दी आप तक भेजेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी तक भेजें। कोई भी आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। फिलहाल इसको यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।